जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब संजय दीक्षित साहब, जो कि ऑथर हैं और जयपुर डायलॉग्स के चेयरमैन हैं और इस फोरम के, और अपना इंतहाई एकेडमिक इनपुट देते रहते हैं। और रिसेंटली जो एक बुक इनकी बड़ी जबरदस्त, सारी बात है, हर तरफ आई हुई है और छाई हुई है, अनब्रेकिंग इंडिया, डिसीजंस ऑन आर्टिकल 370 एंड दी CAA। और इस हवाले से भी बात करेंगे संजय दीक्षित साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए। एक तो थोड़ी सी उनकी किताब पे डिस्कशन होगी, और दूसरा उनसे समझेंगे कि इनकी जिंदगी का क्या करक्स है। भारत और पाकिस्तान के डिस्कशन के हवाले से, मोदी साहब की सियासत के हवाले से बात होगी, सोसाइटी कल्चर के हवाले से बात होगी कि सोसाइटी क्यों नहीं मिल पा रही, और होस्टेज हम सोसाइटीज कैसे बने हुए हैं। इस सारे टॉपिक पे बात करेंगे। संजय दीक्षित सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नमस्ते, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप कमर साहब? जी सर, फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर, आई एम रियली ग्रेटफुल, यू ऑनर्ड अस। और व्यूअर्स, आप में से जारी बात है कि बहुत सारे लोग इस बात पे कह रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों ने तो बुक देख ली होगी, लेकिन फिर भी आई एम जस्ट शेयरिंग दिस ऑन स्क्रीन इफ एनीबॉडी वांट्स टू हैव इट। हार्ड कॉपी भी अवेलेबल होगी इसकी, और ये सॉफ्ट कॉपी आप अगर अमेजोन पे जाएं तो आपको, ये मैं जस्ट शेयरिंग इट, आपके सामने आएगी। सर, जस्ट फॉर व्यूअर्स, आपने ये किताब लिखी, मैं देख रहा था कि इस किताब की जो कंटेंट मैं देख रहा था वो सर, अगर आपने जो 370 और बाकी के ऊपर तो पार्ट 3 में जाके लिखा है, लेकिन पार्ट 1 एंड 2 में भी आपने बहुत लंबी, पार्ट 2 में भी थोड़ी डिस्कशन की है, लेकिन आपने पीछे हिस्ट्री भी बताई है। सो व्हाट वाज योर मोटिवेशन बिहाइंड राइटिंग दिस बुक, सर? My motive behind writing this book was that all this debate, or all this, in fact, there was more noise than debate about nullification of Article 370 and the enactment of CAA, जिसको कहते हैं कि आवाज़ ज़्यादा थी, रोशनी कम थी। और रोशनी कम इसलिए थी क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट था वो मिसिंग था। So the major part and the major effort into writing this book was to provide the context कि भाई अगर CAA आज इनेक्ट किया जा रहा है तो उसका कॉन्टेक्स्ट कहाँ जाके बनता है, और उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो कोई 2-4 दिन पहले का नहीं है। दैट कॉन्टेक्स्ट गोज टू पार्टीशन एंड दैट गोज बिफोर पार्टीशन। तो वो सारा का सारा जो है यहाँ पे जो नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश की जा रही थी बाय व्हाट इज कॉल्ड कबाल ऑफ इस्लामिस्ट मार्क्सिस्ट कबाल की जो कोशिश हो रही थी, वो क्या थी, पहले क्या थी, प्री पार्टीशन क्या थी, वो सारी चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट देना CAA के हवाले से ज़रूरी था, एक चीज़। और 370 का भी बहुत ज़रूरी था देना, क्योंकि 370 के बारे में भी बहुत सारी बातें फैलाई जाती हैं, समथिंग लाइक कि कंडीशनल एक्सेशन था, ये था, वो था। और पाकिस्तान की तरफ से तो ऐसी बात होती है कि जैसे 370 जो है वो कोई एग्रीमेंट था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उसकी वजह से 370 आया हुआ था। भाई पाकिस्तान को क्या परेशानी है? वेयर इज द लोकस स्टैंड ऑफ पाकिस्तान एज फार एज 370 इज कंसर्न? देयर इज नो लोकस स्टैंड, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान अल्लाह करता रहता है। उस क्यों है, कैसा है, जो पूरा का पूरा जो नज़रिया है पाकिस्तान है वो क्या है, तो उसको भी एनालिसिस करना ज़रूरी था। क्योंकि एक मुल्क जो मजहब की बिना पे बना हुआ है वो दूसरे मजहब से कहता है कि आपको सेक्युलर रहना चाहिए। सो दीज आर सर्टेन कॉन्ट्राडिक्शंस, दे नीडेड टू बी एक्सप्लेन्ड। दैट इज व्हाई आई हैव गॉट बैक इनटू हिस्ट्री, एंड दैट इज व्हाई दिस बुक इज नॉट जस्ट अ व्हाट इज कॉल्ड अ लीगल डॉक्यूमेंट। आप देखेंगे इसको लिस्टेड किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, आपके अमेजोन में जो कैटेगरी इसको दी हुई है, दैट इज गिवन एज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। But it is not just a legal book. It provides all the perspectives. It provides you the legal perspective. It provides you the constitutional perspective, the political perspective, as well as the historical perspective. ये सारे perspectives जो है इसको मिला के इसको दिया गया है. So basically, it sets the context and then explains the what is called the legal nitty-gritty. तो ये एक कंप्लीट बुक है
in that sense. बिल्कुल सही है सर। सर मैं दो सवाल इसमें आपने करना चाहूंगा। एक तो आपने CAA के हवाले से बात की। सर ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो आप समझते हैं कि एक्ट लेके आए, पास हो गया, आप क्या समझते हैं इंडिया ने क्यों इसको वेल रिसीव नहीं किया? आपको नहीं लगता कि इसके अंदर एक डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड था कि जो लॉ है वो कहता है जी कि नॉन मुस्लिम जो हैं वो बाकी जगहों से तो आ सकते हैं, नॉन मुस्लिम्स तो आ सकते हैं, मुस्लिम्स नहीं आ सकते। सो ये क्या डिस्क्रिमिनेटरी क्यों रखने की? ये देखिए, पहली बात तो ये कि दिस इज योर कंट्री, आपका लॉ, आप जो मर्जी फैसला करें, व्हाट काइंड ऑफ अ लॉ यू वांट टू मेक, वन थिंग। सेकंड, आई हैव नो राइट इन टर्म्स ऑफ दिस, इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। लेकिन इंडिया के अंदर ही वेल रिसीव नहीं किया गया क्योंकि आप नहीं समझते कि इंडिया के लोगों ने ये महसूस करना शुरू कर दिया था, और कांग्रेस पार्टी और बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि नरेंद्र मोदी अगर 2019 में आ गए तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे, और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को सेकुलर से ये रिलीजियस नेचर उसकी बदल देंगे। सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ हिंदू मोटिवेटेड रिलीजियो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है जो बेसिकली सारा स्ट्रक्चर बदल देगा। सो इंडिया ने इसको वेल रिसीव नहीं किया, पाकिस्तान का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं था। 370 में मैं आपसे पूछूंगा, तो व्हाई इंडिया डिडंट रिसीव इट वेल? पहली बात तो मेरा आपसे इस स्टेटमेंट पे इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि यू आर सेइंग इन अ वेरी मैटर ऑफ फैक्ट मैनर कि इंडिया ने इसे वेल रिसीव नहीं किया। आई डोंट नो वेयर यू ड्रॉन दैट कंक्लूजन फ्रॉम। वो कंक्लूजन आपके पास कहाँ से आया कि इंडिया ने इसको वेल रिसीव नहीं किया? अ स्मॉल मिनिस्क्यूल सेक्शन of Marxists and Islamists who have suffered a number of electoral defeats, वो अगर इसका वो बना के और एक सड़क रोक लेते हैं और उसको लेके बैठे रहते हैं, तो that doesn't mean that they represent the whole of India. तो ये तो आपके जो स्टेटमेंट है उसमें से थोड़ी सी मैं ये उस पर ना इत्तेफाकी अर्ज करूँगा आपसे। और दूसरी बात आपने कही कि उसका सेक्युलर कैरेक्टर ख़त्म हो जाएगा। आपको जाना चाहिए, और मैंने इसमें दिया हुआ, किताब में लिखा हुआ, किताब में आई हैव एक्सप्लेन्ड जो पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हुई थी। सबसे पहले तो जाइए कि आप जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है वो कैसे डिवाइड करता है। जो इंडिया था उसका जब डिवीजन हुआ 1947 में, तो इट इज़ मुस्लिम नॉन मुस्लिम मजहबी आधार पे है या नहीं है? क्या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 मजहबी आधार पे है या नहीं है? किसने डिमांड किया था इंडिया पाकिस्तान? हिंदुओं ने तो नहीं किया था। हिंदुओं ने तो ये नहीं कहा था कि मुसलमानों तुम बाहर चले जाओ। यू एग्री विद मी ऑन दिस? दिस डिमांड वाज रेज्ड बाय मुस्लिम लीग। यस, पाकिस्तान की डिमांड तो मुस्लिम लीग की डिमांड है ना, हिंदुओं की डिमांड तो नहीं है ना। हिंदुओं ने तो नहीं कहा था कि भाई आप लोग निकल जाओ मुसलमानों और आप जाके पाकिस्तान बना लो। सो इफ यू अग्री विद मी टू दैट पॉइंट, तो जिस आपके कंट्री की तकसीम हुई मजहबी आधार पर, मजहब के आधार पर, उसमें से एक ने तो अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर लिया, और दूसरे ने in its munificence, I would say, they allowed those very people who had demanded Pakistan, because the demand of Pakistan arose not from Punjab and Bengal. The demand of Pakistan came from the minority Muslim population among the majority Hindu provinces, mainly UP, CP, Bombay, Madras. ये चार जो है प्रोविंसेस आपकी ब्रिटिश इंडिया की, ये सबसे आगे थी। और डॉक्टर अंबेडकर जो है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, जो वाज द चेयरमैन ऑफ आवर ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हु प्रिपेयर दैट कॉन्स्टिट्यूशन इन अ रिकॉर्ड टाइम ऑफ 2 years and 11 months, he was in favor of a complete exchange of population. So that complete exchange of population did not happen because our leadership thought that these people could possibly live with the Hindu India, and then they thought that in their, I should say, मुझे तो लगता है कि शायद मिसगाइडेड था। अगर उस वक्त इसको क्लियरली कह दिया जाता कि ये हिंदू राष्ट्र होगा, तो ये जो कन्फ्यूजन पैदा कर रखा है सेक्युलर उसका, वो होता ही नहीं। क्योंकि
हिंदुओं के यहाँ तो जिम्मी का कॉन्सेप्ट होता नहीं है, आप जानते हैं। ये जिम्मी का कॉन्सेप्ट तो इस्लाम में ही होता है कि भाई जो गैर इस्लामी है वो जिम्मी बनेगा। हिंदू में तो, सनातन धर्म में तो हमारे किसी भी शास्त्र में ये नहीं कहा गया है कि माइनॉरिटीज आर टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली। हाँ, तो माइनॉरिटी को छोड़िए, हमारे तो जो शास्त्रों में है वहाँ तो जो इनएनिमेट और आपके एनिमल्स, प्लांट्स, उन सब में ईश्वर को देखते हैं। गॉड इनहर्स इन एवरीवन। ये इस्लाम की तरह नहीं है, बेसिक समझिए पहले। गलती हो आपके यहाँ आपके यहाँ तो जिम्मी को भी कहते हैं कि साहब की इसको राइट्स नहीं है, वो कोड ऑफ उमर चलता है, जिम्मा चलता है ना, जिम्मा आपको ध्यान है ना, जिम्मा का कैसे कैसे। मैं हिस्ट्री में जा रहा हूँ, इस्लामिक हिस्ट्री में। तो ये जो है यहाँ पर इसको फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द पॉइंट ऑफ रिलीजन, और उसको फॉलो किया उन्होंने। उसके बाद फिर जब पहले वेस्ट पाकिस्तान से कत्लेआम हुआ, जानते हो, कत्ल गारत हुई, उसका रिएक्शन पंजाब में हुआ। ईस्ट पाकिस्तान वाज रिलेटिवली क्वाइट। फिर उसके ये थोड़ा मामला जब सेटल हुआ तो फिर उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान में भी शुरू कर दिया। उसके बाद आपके लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ। लियाकत नेहरू पैक्ट मेरे किताब में लिखा हुआ है। जो लियाकत नेहरू पैक्ट था उसका लॉजिकल एक्सटेंशन है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि आप अगर उसमें पढ़ दें अकॉर्डिंग टू द लियाकत नेहरू एक्ट पैक्ट, उसमें अगर दूसरी कंट्री की माइनॉरिटी यहाँ पे आती है तो दे विल हैव राइट टू स्टे हियर and they will naturally have the right to citizenship. So what Citizenship Amendment Act is doing today, it should have done in 1956 itself. So only they are correcting only a historical wrong. ये इसका जो लीगल पहलू है और इसका ये जो हिस्टोरिकल पहलू है, ये दोनों यहाँ से तय होते हैं। सर, एक सवाल में आपकी डिस्कशन से ड्रॉ हुआ है, ये आप समझते हैं भारत के अंदर ये गलती, ये जो भारत के जो लार्जर पॉपुलेशन है और आपकी मुझे बात से भी ऐसे ही क्रक्स हुआ है कि भारत के सियासतदानों से या भारत के लोगों से गलती हो गई है कि इंडिया को एक सेकुलर नहीं होना चाहिए था, हिंदू रियासत होना चाहिए था। वही मैं आपको डॉक्टर अंबेडकर के पास फिर ले जाता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिस्कशन हो रहे थे कि वेदर इंडिया शुड बी डिक्लेयर्ड सेक्युलर, प्रीएम्बल में सेक्युलर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा था, और उन्होंने जो कहा था वो दैट इज द बेसिक हिंदू विजडम। उन्होंने कहा कि ये हिंदू तो बाय नेचर सेक्युलर है, कि यहाँ पे तो कोई डिस्क्रिमिनेशन होता ही नहीं है, इसने सबको होस्ट किया है दुनिया भर के लोगों को यहाँ पे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और जो फंडामेंटल्स हैं सनातन धर्म के, हिंदुइज्म के, दे ऑल्सो टीच इक्वालिटी, दे डू नॉट, जैसे मैंने आपका कहा कि हिंदू में तो कोई जिम्मी होता नहीं है, इसलिए देयर इज नो नीड टू राइट दिस वर्ड। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिस्कशंस का पार्ट है, मैं कोई अपनी तरफ से बना के नहीं कह रहा हूँ। दीज मैटर्स आर डिस्कस्ड कि ये सेक्युलर कौन होता है, दैट सेक्युलर भी उन्होंने कहा सेक्युलर, स्टेट इज सेक्युलर, कोई सोसाइटी सेक्युलर नहीं होती है, क्योंकि सोसाइटी में तो वी आर गिविंग द सोसाइटी एंड द कम्युनिटीज द फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कॉन्शियंस, तो उनको तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन और कॉन्शियंस सोसाइटी को दिया जा रहा है। स्टेट बाय नेचर, the Hindu state historically has always been secular, therefore there is no need to write this, but they gave articles 25 to 30 in the constitution which guaranteed, not only guaranteed, in fact even in certain matter even privileged the minorities. तो इसलिए जो आप कह रहे हैं ना कि वो जो बात थी उससे हुआ ये कि एक कंफ्यूजन आ गया, क्योंकि एक्चुअल क्या हुआ मैंने किताब में लिखा है डिटेल में, व्हाट हैपेंड, कि जो सारे के सारे मुस्लिम लीग के पॉलिटिशियन थे आपके यूपीसीपी में और बॉम्बे में, और उनमें से ऑलमोस्ट 99% डिड नॉट गो टू पाकिस्तान, वो सारे के सारे अपना चोला बदल के और प्रोग्रेसिव बन गए, कम्युनिस्ट बन गए, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में घुस गए, इप्टा में घुस गए, मैं नाम बता दूंगा आपको, कैफी आजमी जैसे लोग, आपके मजाज लखनवी जैसे लोग, आपके कैफ बनारसी जैसे लोग, सज्जाद ज़हीर को तो आप जानते हैं, वो तो आपके यहाँ रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी में भी पकड़े गए थे, फिर बाद में इंडिया ने उनको वापस बुला लिया।
ऐसे 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 एग्जाम्पल्स हैं हमारे जेनरोसिटी के। तो ये सारे लोग, एक मिनट पूरा कर लेंगे, मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा ये देखिए, आपने मुझको बुलाया तो मैं तो देखिए साफ बोलने वाला आदमी हूँ, तो मैं तो साफ I didn't stop you, and you should speak whatever you believe in speaking. तो वही मैं कह रहा हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो सारे लोग थे, फिर उस रूट से ये वापस जाके कांग्रेस में घुस गए और कांग्रेस में उस वक्त जो भी आपकी जो क्या बोलते हैं, उनकी जो भी तकलीफें थी, उनके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो कुछ, और ये सारे लोग बाद में सेक्युलर कहलाए। जो मोस्ट कम्युनल लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया, वो सब बाद में जाके 50s में सेक्युलर बन गए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो कंफ्यूजन पैदा हुआ है, अगर सीधे सीधे कह दिया जाता कि भाई ये दिस इज अ स्टेट फॉर नॉन मुस्लिम, क्योंकि इंडिपेंडेंस एक्ट आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कहता है ना, शेड्यूल देख लीजिए पूरा, मैं कोई आपको कोई हवा में थोड़ी बोल रहा हूँ। वो पूरा का शेड्यूल जो है वो आपको डिवाइड करता है मुस्लिम नॉन मुस्लिम बेसिस पे कि नहीं करता है। तो दिस इफ दे हैड सेड दैट ओके दिस विल बी ए स्टेट फॉर नॉन मुस्लिम्स, तो कम से कम ये जो कंफ्यूजन हो रहा है ना कि हमारे जो अशराफिया मुल्ला मौलाना क्लास है, आपके यहाँ भी वही रूल करता है, हमारे यहाँ भी वो मुसलमानों का ठेका उन्हीं ने ले रखा है, तो उनकी जो ये एक कंफ्यूजन है कि साहब हम ये वापस मुगल एम्पायर लाएंगे हिंदुस्तान में, तो वो नहीं रहता। इसलिए मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल सही है। तो एटलीस्ट के जो मोदी साहब कर रहे हैं बड़ा कॉन्शियसली भारत को एक प्रॉपर हिंदू रियासत कन्वर्ट करने के लिए जो लेजिस्लेशंस हैं और वो कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि उनका ये आइडिया बड़ा पॉपुलर हो रहा है और उनको लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो आई थिंक एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री इंडिया शुड डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। लेकिन जारी बात है कि जो लोग जिन्होंने पाकिस्तान में आ गए और कहा कि हमें इस्लाम के नाम पे एक सेपरेट मुल्क बनाना, वो तो बड़े खुश होंगे कि भाई हम बच गए वहां पे रहने से, वरना हमारे साथ भी वही होता जो आज मोदी साहब कर रहे हैं। बट एनी हाउ मूविंग फॉरवर्ड नहीं, एक मिनट आपने कहा हमारे साथ वही होता, किसके साथ क्या हो गया? हम तो नहीं बोले सर, मुसलमान लोग जो बोले आपने साथ क्या हो गया। एक मिनट यहाँ पे तो मुझे इंटरवीन करना पड़ेगा ना, आपने एक ऑलमोस्ट एलिगेशन दिया है, सो एलिगेशन हैज टू बी काउंटर्ड। उसमें से एक एलिगेशन ये है कि मोदी साहब जी इसको हिंदू रियासत बना रहे हैं। मैंने जो किताब में लिखा है उसका आप एक्चुअली आपने लगता किताब नहीं पढ़ी, खाली कंटेंट्स देखे। नहीं, मैंने स्कैन किया, रीड द फुल बुक डेफिनेटली। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ उसमें तो मेरा शिकवा है मोदी साहब से कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ, गुड गुड। ये मेरा शिकवा है, ये गुड इकबाल के शिकवे की तरह। तो ये मेरा शिकवा है। एक मोदी साहब जवाब शिकवा दे रहे हैं कि मैंने कर दिया है। नहीं, अभी जवाब शिकवा आया नहीं है, जवाब शिकवा भी लगता है मुझे ही देना पड़ेगा। एक पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट आप ये कह रहे हैं कि साहब उनके साथ वही होता। उनके साथ क्या हुआ भाई? 9.5% से 14% हो गए मुसलमान, और आपके यहाँ 23% से 3% रह गई माइनॉरिटी। इससे ज्यादा कोई एविडेंस चाहिए क्या? डू यू नीड डायरेक्ट एविडेंस, या आप खाली अपने मन से ख्याल ख्याली बता रहे हैं? मैं बता देता हूं सर। पहली बात तो यह है कि दिस इज फेक। मैं आपको इंडियन सोर्सेज बता सकता हूं कि 23% माइनॉरिटी थी नहीं। जो ये बिल्कुल गलत पोर्ट्रे किया जाता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों को मिला के जो माइनॉरिटीज थे वो 23% नहीं थे। इंडिया रॉन्गली पोर्ट्रे करता है। और आप बताइए, आपका फिगर मान लेते हैं। सुन लें जरा, सुन लें। और आपके जो होम मिनिस्टर हैं अभी अमित शाह साहब, उन्होंने भी रॉन्गली पोर्ट्रे किया था पार्लियामेंट के अंदर इसको, और इसको इंडियन लोगों ने ही काउंटर फैक्ट्स एंड काउंटर चेक करके कहेंगे तो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स भेज देता हूं जो इंडिया के लोगों ने। आपका फिगर बता दीजिए और ये बता दीजिए कि कम हुई या बढ़ी। मेरी बात सुने, मेरी अर्ज सुन ले। पहली बात तो यह है कि मैं 23% को डिफाई कर रहा हूं कि दिस इज अ रॉन्ग फिगर प्रोपेगेटेड बाय अमित शाह इन द पार्लियामेंट। पहली बात। दूसरी बात, आपने कही बता दो ना साहब, कमर साहब सही फिगर बता दो आप। चलो हम 20% नहीं मानते, मैं गलत नहीं, आप बताइए ना। मैं अभी ये बताइए कि माइनॉरिटीज जो हैं वेस्ट पाकिस्तान में, या जो आज का पाकिस्तान है, उसमें तादाद कम हुई या बढ़ी? बस इतना बता दीजिए। मैं भी आपको बता देता हूं, मैं भी गूगल कर रहा हूं। मैंने वो रिपोर्ट जो सुनिएगा
जो मैंने खुद पढ़ी हुई है इंडिया से, और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। मैं एग्जैक्ट, अगर मेरा ख्याल है कि मुझे एग्जैक्ट इसका नहीं पता माइनॉरिटीज का, लेकिन मैं ये कंफर्म कर सकता हूं, ये मेरा ख्याल है मेरे सामने आ गई है, और ये मैं आपके सामने शेयर कर देता हूं, इसी ताकि आप अपने व्यूअर्स को दिखा भी सकूं मैं। जस्ट लुक एट दिस। और ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। क्योंकि ये मैंने काफी पढ़ी हुई है। नो, पाकिस्तान's non-Muslim population didn't decline from 23 to 3.7% as BJP claims। ये पहली बात है। दिस इज सुन लीजिएगा, ये इंडिया के ही मुकेश रावत साहब हैं, जिन्होंने इंडिया टुडे के लिए दिसंबर 12 2019 को लिखा। वैसे दिसंबर 12 मेरी डेट ऑफ बर्थ वो है, मेरी सालगिरह भी होती है, बट मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, और इसके अलावा मैं मल्टीपल सोर्सेज और शेयर कर सकता हूं। लेकिन मैं टू बी फ्रैंक इनफ, मैंने वो फैक्ट नहीं है। मैं आपकी बात मान लेता हूं कि 23% नहीं था, तो क्या था? कम हुआ या ज्यादा हुआ? आप तो ये बता दो ना। देखिए, मैं एक मिनट, डू यू डिनाई दैट द पॉपुलेशन ऑफ द माइनॉरिटीज डिक्लाइंड इन वेस्ट पाकिस्तान? डू यू डिनाई दैट? पहली बात तो ये है कि फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन माइनॉरिटीज। मुझे उनके आप तो देखिए, इधर उधर बचने की धक मत कीजिए, सीधी बात पे आइए। मैं देखें, ऐसे नहीं बात होगी। अगर आप ये कहें कि मैं कह दूं जो मर्जी मेरा दिल है, मैं ऐसे नहीं कह सकता। आई थिंक इसके लिए लिसन, मैंने आपके सामने इंडिया टुडे का एक लगा दिया, स्क्रीन पे लगा दिया, ताकि आपके व्यूअर्स देख सकें और मेरे व्यूअर्स देख सकें कि ये लें, ये है इंडिया टुडे जो कह रहा है। और अगर मैं इसको डिटेल में जाऊं तो मैं आपको कहते हैं तो पढ़ के भी दे सकता हूं। और इन्होंने कहा है कि अमित शाह वर्बटम कोटेड इन हिंदी कि 1947 में पाकिस्तान के अंदर 23% थे। ये रिपोर्ट इसके बारे में कहती है, मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने अब कहा कि आप बता ही दें। अगर मुझे एग्जैक्ट फिगर इस वक्त मिल जाए, सुने, वो कह रहा है कि एज पर द सेंसस द शेयर ऑफ द मुस्लिम्स इन पाकिस्तान ओवरऑल पॉपुलेशन इन 1955 was 85%, while the share of the non-Muslims was 14.20%. पाकिस्तान हेयर रैपर, सुनिएगा सर, सुनिएगा, पाकिस्तान सुन लेना, 14 पॉइंट मान लेते हैं ना, आगे बात करने के लिए बात तो सुन ले सर काइंडली, मैंने आपको कभी नहीं टोका, मुझे बात तो करने दें। पाकिस्तान हियर रेफर्स एज ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। ये सुन ले आप एक बात, वो कहते हैं कि इन वेस्ट पाकिस्तान द नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन वाज जस्ट 3.4%, while in ईस्ट पाकिस्तान टुडेज बांग्लादेश, ठीक है जी, इसके बारे में वो ये कह रहा है कि आई थिंक कंप्राइजिंग 23% की बात कर रहा है। एज पर 1951 शेयर ऑफ मुस्लिम्स इन पाकिस्तान ओवरऑल पॉपुलेशन। तो ये है सारी की सारी बात जो मैंने शेयर कर दी है। अगर आप कहेंगे तो ये मैं आपको अभी व्हाट्सएप भी कर देता हूं, पहली बात। इसको जरा मुझे लास्ट बात करने से, फिर आप बोलिए सर, लास्ट बात कर लो, लास्ट बात। ओके। यू आर अ वेरी ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टेबल पर्सन फॉर मी। आपने कहा कि 23-24%। मैं कह रहा हूं कि आपके इंडियन सोर्सेज ये कह रहे हैं, और जारी बात है कि उस वक्त की जो सेंसस थी, वो सेंसस भी जॉइंट सेंसस हुई थी। सो इंडिया रॉन्गली क्लेम करता है जस्ट टू मलाइन पाकिस्तान कि जी पॉपुलेशन 24% थी नहीं, इतनी 14% थी, और 14% में भी ईस्ट एंड वेस्ट की दोनों। मैंने आपको सोर्स भी दे दिया और अभी बता दिया। मुझे था कि मैं शायद पढ़ने में मुझे ना मिले, क्योंकि मैंने बार बार पढ़ी हुई है। अच्छा, आगे आ जाए सर। मैं ये नहीं कह रहा, मेरा एक मौकफ है, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया ये क्यों कर रहा है। मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि इंडिया का हक है, जो मर्जी करे, इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क है, मोदी साहब को वोट दिए गए हैं। लेकिन हम ये बात अब कर रहे हैं, हम आज ये बात कर रहे हैं कि जो बात मेरे बावजूदात को 100 साल 150 साल पहले समझ लग गई थी, इंडिया के नरेंद्र मोदी जी और उनके बहुत सारे फॉलोअर को भी पता चला है कि भाई इसको हिंदू रियासत बनाओ। और हम फिर खुश हो रहे हैं कि हम जो हमारे बावजूदात, जो हम तो यहीं के पले बड़े, मेरे बावजूदात बाप दादा पर दादा तो इसी जमीन से हैं, लेकिन जो वहां से आ गए, जिन्होंने इंडिपेंडेंट रियासत बना ली, वो बड़े खुश हो रहे होंगे कि भाई शुक्र है हम वहां से आ गए। और आज देखे ना, सिखों को कहते हैं क्या, खालिस्तानी, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये प्रोटेस्ट में बात हुई है, ये अभी सर, अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वहां पे तो खालिस्तानी नारे लगा रहे हैं ना। सुनो,
देखिए वो आपकी चॉइस है, उनको जो मर्जी कहें। सिखों को भी खालिस्तानी दहशतगर्द कहा जाता है, मुसलमानों को भी नेक्सलाइट को अर्बन टेररिस्ट कहा जाता है। सिर्फ हिंदू ही एक सुपीरियर रेस है, जो कि अच्छी बात है, आप रहे, हमें आपकी कोई शिनाख्त से प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो वो जो छोटी कास्ट है, जो छोटे सॉरी माइनॉरिटीज हैं, जैसे मुसलमान हैं या सिख हैं, उनका वो उस तरह मेयार नहीं है। बट सर मेरा ख्याल है इस डिस्कशन को, यहाँ आपने कोई बात करनी हो तो कर ले, मैं फिर 370 पे आना चाहता हूँ। बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही है सर आपके साथ, नहीं नहीं, और मैं बड़ा बता रहा हूँ आपको, एक 370 पे आ जाएंगे, लेकिन आपने फिगर कोट किए 1951 के। जी 1951 तक तो एथनिक क्लिनजिंग कंप्लीट हो चुकी थी। 1947 के फिगर से मेरे सामने, न्यूज़ लॉन्ड्री है ये, एक newslaundry.com। In 1947, Hindus constituted about 15% of the population of West Pakistan. आप 1951 की बता रहे हैं। 1947 में तो आपने सबको मार मार के भगा ही दिया ना वहाँ से, वेस्ट पाकिस्तान से। वहाँ बचा कौन? तो 15% तो आपको, you will have to refer to the 1941 census document, not 1951 census document. 1951 तक तो जो होना था वो आप कर चुके थे। वाह और 1941 के सेंसस के हिसाब से, और यहाँ पे 1951 के सेंसस के हिसाब से भी यहाँ 9.5% मुस्लिम्स थे, जो अब 14.1% है। और सीएए में नारा क्या लगा रहे थे? सीएए में नारा ये लगा रहे थे कि साहब हम नहीं जाएंगे। करे भी, जिसको जाना हो तो वही, लियाकत नेहरू पैक्ट आज भी खुला हुआ है, इट इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। और उसमें 1951 में पाकिस्तान ने रोका था। पाकिस्तान ने कहा कि हम अब हिंदुस्तानी मुसलमानों को नहीं लेंगे। अरे भाई क्यों नहीं लेंगे? एक पहले तो आप मुल्क तकसीम करो, और पहले आप बनाओ कि साहब कि हम तो जो है वो हम बच गए, हमने जो है वो बहुत अच्छा काम किया कि हम बाहर निकल आए। तो बाहर निकल आए तो अगर और कोई आना चाहता है, पहले तो आप पूछ लो। एक भी आना नहीं चाहेगा, वो बात अलग है। और उसके बाद फिर आपको कि साहब हम रोक देते हैं। क्यों? लियाकत नेहरू पैक्ट हो गया। अरे लियाकत नेहरू पैक्ट में ये कहा लिखा हुआ था कि तुम रोक दोगे? उसको ये कहा था कि तुम फैसिलिटेट करोगे अगर कोई आना चाहेगा तो उल्टी बात करी। तो पाकिस्तान की तो एक पुरानी आदत है ना कि वो जो अभी ट्रीटी होगी तो उसको ट्रीटी को ऑनर नहीं करना है, और ये कहना है कि साहब कि मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि साहब ये पाकिस्तान तो अपनी कोई ट्रीटी ऑनर नहीं करता। इसने लियाकत नेहरू पैक्ट ऑनर नहीं किया पाकिस्तान ने, इसने शिमला एग्रीमेंट ऑनर नहीं किया, तो हम क्यों? सुन तो लें, मैं तो जो गुजारिश की है मैंने, जो कर नहीं रहे हैं मोदी साहब, वो बता रहा हूँ। मैंने तो उनको कहा है कि इंडस वाटर्स ट्रीटी इसको स्क्रैप करो, और ये जो सारा पानी जा रहा है पाकिस्तान में और फालतू बह के और जाता है समुद्र में, इसको डाइवर्ट करो और सरसब्ज कराओ। इधर आपके पूरा हमारा जम्मू का एरिया और राजस्थान में बहुत सारा रेगिस्तान पड़ा हुआ है, उसको सरसब्ज कराओ। तो मेरा तो ये है कि अगर आपको लियाकत नेहरू पैक्ट नहीं मानना, आपको शिमला एग्रीमेंट नहीं मानना, तो मेरा ये एजेंडा है कि इंडस वाटर्स ट्रीटी को स्क्रैप किया जाए। चलें, अच्छी बात है, आपका एक पर्सपेक्टिव है, और हर इंसान को अपने मौकफ अपनी रियासत के लिए देना चाहिए। वी अप्रिशिएट, देखते हैं कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जब आप कॉन्सिक्वेंसेस की बात तो मत कीजिए, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। कॉन्सिक्वेंसेस वो तो देख लिया। एक चीज बड़ी अच्छी लग रही है, एक चीज सर भारत की बड़ी अच्छी लग रही है, और वो ये है कि जब से मोदी साहब आए हैं, इंडिया में कॉन्फिडेंस बहुत आ गया है, और हर बंदा समझ रहा है। और मुझे बहुत सारे लोग ये महसूस कर रहे हैं कि शायद इंडियंस जो स्टेट है वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रही है, और सोसाइटी भी अपने आप को ओवर एस्टिमेट करे, जो कि देखें दैट इज योर राइट, जो भी आप करें, मुझे उससे कोई नहीं है। लेकिन जस्ट फॉर जब आप कोई भी एक्शन लेंगे, जाहिर बात है कि हर चीज की थ्रेशोल्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान ने अपनी एक थ्रेशोल्ड रखी हुई है कि यार अगर इंडिया हम पे कन्वेंशनल अटैक करेगा, हमने क्या करना है, फलां चीज करेगा। इसी तरह आपने भी थ्रेशोल्ड रखी हुई है कि पाकिस्तान ये करेगा तो हमने क्या करना। लेट्स सी इसकी क्या थ्रेशोल्ड है, ये वक्त आने पे मेरा ख्याल है करेगा। सर एक सवाल आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए और आपकी इस किताब का फायदा उठाते हुए, व्यूअर्स मैंने जो शेयर की है, और मैं लूंगा भी ये किताब, बेशक ऑनलाइन खरीदूं अब या करूं जैसे भी, 370 को लेकर के वो आपने कहा जी कि आपने जो लफ्ज बोला, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की तो लोकल स्टैंड ही कोई नहीं है इसके ऊपर। तो पहली बात तो ये है, दो चीजें हैं इसमें। अगर पाकिस्तान की, अगर कश्मीर एक बायलैटरल इशू नहीं है, ये बायलैटरल इशू नहीं है, दुनिया को कहते हैं बायलैटरल, ये भी देखें मजे की बात है सर, पूरी दुनिया कहते हो नहीं नहीं ये हमारा बायलैटरल मसला है, इसको ना करें।
अच्छा, जब पाकिस्तान और भारत की बात होती है कहते नहीं ये यूनिलैटरल, हम जो मर्जी वहां पे कर दें, चलो ठीक है यूनिलैटरल कर लें। तो पहली बात यह है कि जो 72-73 साल भारत अपना इस जो एक हमारा मुआहदा था या कश्मीरियों के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट था, आपने वो अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ तोड़ दिया। अभी आप कह रहे हैं नहीं 370 भी हटाओ, 35A भी हटाओ, अब कोई भी सिटीजन हो सकता है, हर एक को हम एफिडेविट देंगे, जो है वो एफिडेविट होता है, क्या होता है जो सिटीजन और डोमिसाइल जो होता है हम वो देंगे। तो भारत ने 72 साल पहले गलती की, उनको भारत को समझ नहीं आई, या भारत अभी सही रास्ते पे आया है, या भारत पहले गलत रास्ते पे था? आपने जो सवाल पूछा है इसके दो सेक्शंस हैं बेसिकली, मैं दोनों को अलग अलग डील कर लेता हूँ। सर, पहला आपने कहा है कि भाई इसमें आपने, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान का कोई लोकल स्टैंड नहीं है, तो आपने इस पर यह एतराज़ किया है कि जब ये बायलैटरल मसला है, या जैसा हिंदुस्तान कहता है कि बायलैटरल मसला है, तो पाकिस्तान का लोकल स्टैंड क्यों नहीं। 370 की बात हो रही सिर्फ जी, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये है कि साहब आपने कोई मायदा किया था कश्मीरियों से, उसको आपने ऑनर नहीं किया। 2 पॉइंट ये आए। तो पहला पॉइंट बायलैटरल का आया, बिल्कुल लीगल बात कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। Officially, I spent 35 years in Indian administrative service, and I am also a qualified lawyer. So I am qualified to speak on this point. सर, पहला पॉइंट आपने कहा कि बायलैटरल जहाँ तक मैटर है, तो जो भी बायलैटरल मैटर है वो शिमला एग्रीमेंट से गवर्न्ड है, और शिमला एग्रीमेंट में 370 का कोई वहाँ पे जिक्र नहीं है। और पाकिस्तान से कोई पैक्ट नहीं हुआ था इंडिया का जिसके तहत 370 आया था। इंटरनल 370 वाज अ स्पेशल प्रोविजन, और उसमें लिखा हुआ है सर, जो हेडिंग है उसकी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है टेम्परेरी प्रोविजंस विद रिगार्ड टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसलिए चूंकि ये आप जो बायलैटरल एग्रीमेंट है उसका पार्ट नहीं है, और चूंकि इट वाज अ टेम्परेरी पार्ट इज प्रोविजन इन आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए उसके साथ हम क्या करते हैं उससे पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है। एक चीज। दूसरी बात आपने कही कि जो मुआहदा हुआ था कश्मीरियों के साथ उसको ब्रेक किया, तो मुआहदा क्या हुआ था? दिस इज, आई थिंक यू आर प्रॉब्ली रेफरिंग टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। वही कह रहा हूँ, यदि आपने मेरी किताब पढ़ी होती तो ये क्लियर हो जाता पॉइंट, बिकॉज इसको काफ़ी तफसील से उसमें डील किया गया है, और वो जो सारे लीगल पॉइंट्स हैं उसके ऊपर तो 2-3 चैप्टर हैं पूरे। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है, ये क्या है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? पहले तो ये समझ लें कि व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इज प्रोवाइडेड इन शेड्यूल 11 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये कोई ऐसा नहीं है जो कहीं से अलग से ईजाद होकर आया था, क्योंकि आपको ध्यान हो कि 26 जनवरी 1950 तक इंडिया में, और आपका शायद कॉन्स्टिट्यूशन पहला जो है वो 1956 या 57 में हुआ था, तब तक पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो पास किया था, दैट वाज द लीगल फ्रेमवर्क अंडर विच द गवर्नेंस वाज टू बी कैरिड आउट। तो वो जो शेड्यूल 11 में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दिया हुआ था, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ साइन नहीं किया गया, वो 562 और प्रिंसली स्टेट्स के साथ भी साइन किया गया, सेम डिटो वर्ड टू वर्ड। व्हाई? बिकॉज इट वाज अ लीगल प्रोविजन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर्स हुए, आपके मर्जर ऑफ डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स हुए, और उसको करके ऑल ऑफ देम फाइनली एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट किया उसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत। लेकिन फिर भी जो लोकल पॉलिटिक्स थी, कुछ इंटरनेशनल प्रेशर थे, उसको लेते हुए एक टेम्पररी प्रोविजन क्राफ्ट आउट कर दिया गया
And that temporary provision was becoming virtually permanent. So that temporary provision has been removed. तो उसमें क्या किसके साथ क्या धोखाधड़ी हो गई या किसके साथ कौन सा किस मायदे का क्या वायलेशन हो गया? ठीक है। आपके दोनों पॉइंट्स हैं, उसका जवाब ये है। ठीक है, ठीक है। तो आपने जो अभी तक सेक्युलर स्टेट था वो भी टेम्परेरी था सर। सेक्युलर स्टेट तो था ही नहीं। आप तो फिर वही कह रहा हूँ, आप ओरिजिनल प्रियम्बल पढ़िए ना। ओरिजिनल प्रियम्बल क्या कहता है भारत का? इट्स ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। गुड गुड गुड। अच्छा, सेक्युलर तो बाद में जोड़ा गया 76 में, जब इमरजेंसी चल रही थी तब। अच्छा गुड। और मैंने आपको वो रेफरेंस भी दे दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाकायदा डिबेट हुई है, हाँ, इसके ऊपर गुफ्तगू हुई है कि भाई सेक्युलर वर्ल्ड लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। और इस पे ये तय हुआ कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज अ मेजॉरिटी हिंदू कंट्री एंड हिंदूज बाय नेचर दे डू नॉट ट्रीट एनीबॉडी एज अनइक्वल। बिल्कुल ये सही। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स का पार्ट है, इट कैन बी रेफरेंस्ड, आप चेक कर लीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा सर, थोड़ी लाइट डिस्कशन आपके साथ सोसाइटी के हवाले से, क्योंकि अक्सर हमारे व्यूअर्स भी कहते हैं कि भाई आप पॉलिटिक्स, हार्ड पॉलिटिक्स बहुत डिस्कस करते हैं। सर ये जो सोसाइटी है, हम सारा टाइम हार्ड पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, सॉफ्ट पॉलिटिक्स। सर ये सोसाइटीज ने आपस में क्यों मिलना बंद कर दिया? कोई ड्रामे, फिल्में, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी। कल वो एक इंडिया के ही हमारे दोस्त हैं कैप्टन जसदीप, तो उन्होंने एक मुझे ट्विटर पे टैग किया हुआ था कि भाई इंडिया हॉकी जो है वो भारत और पाकिस्तान की कौमी खेल है, तो क्रिकेट डोमिनेट कर गया और हॉकी भी खत्म हो गई, तो हम भूल गए हॉकी भी खेलनी है। तो हॉकी जो इंडिया पाकिस्तान की होती थी तो बड़ा मजा आता था। इस तरह कबड्डी। सर ये चले पॉलिटिक्स तो हो गई, लेकिन ये हाई पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस में हम एक टर्म बोलते हैं हाई पॉलिटिक्स एंड लो पॉलिटिक्स। तो ये हाई पॉलिटिक्स एंड लो पॉलिटिक्स मिक्स क्यों हो गई और ये दोनों सेपरेट क्यों नहीं रही? आप नहीं समझते ये डेलिब्रेटली मूव्स हैं टू क्रिएट डिवीजन, या आप इसको कैसे देखते हैं, हाई पॉलिटिक्स एंड लो पॉलिटिक्स और सोसाइटी का ना मिलना? सर देखिए जी, जब तक दिल साफ नहीं होते तब तक अगर ऐसे सोसाइटीज जो है वो मिल भी नहीं सकती। अच्छा। अब मैं इसको फिर कहूँगा तो आप कहेंगे कि आप पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो सोसाइटी है उसमें आपका जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्स है, उसका असर बहुत ज़्यादा है। आपके यहाँ तो सरकार भी बेचारी जो है वो उनके रहमो करम पे रहती है। अब ये सब कहेंगे आप इसको स्वीकार नहीं कर सकते ओपन यूट्यूब पे, नेचुरली आई कैन अंडरस्टैंड योर कंपल्शंस। आप बोल रहे हैं क्या हो बट गया? जब आपके शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर जो है वो खड़े होके और बकवास करेंगे कि साहब हमें तो हिंदुस्तान पे वो क्या शाहिद अफरीदी क्या कहता है कि तो मैं तो हिंदुओं से नफरत करता हूँ। अभी ठीक है, शरीयत में लिखा हुआ तुम्हारी, तुम करो, लेकिन जब इस तरह की बातें ओपन में कहोगे तो किस तरह से आप उम्मीद रखते हो कि भारत की सोसाइटी रिएक्ट नहीं करे? रिएक्शन तो होगा ना। there should be an equal and opposite reaction to every action. Over the years what has happened is that Indians had forgotten to make equal and opposite reaction, तो उनका रिएक्शन बड़ा सबड्यूड होता था। नाउ दे आर गिविंग इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो इस वजह से मेरे ख्याल से अब दिक्कत आ रही है। पहले तो कुछ भी कर लेते थे, कोई अटैक हो जाता था, मुंबई हो जाता था, 26/11 हो जाता था, उसके बाद कहते थे अच्छा फिर से बैठ के बात करते हैं। वो दैट्स नो लॉन्गर पॉसिबल। द सोसाइटी जो है, मैं तो बल्कि हमने तो इसके ऊपर आई कैन से फॉर माई सेल्फ आई हैव क्वेश्चन दोज पीपल कि भाई हाउ कैन यू गो एंड मिक्स अप विद दोज पीपल। आप जानते हो कि जो लोग भी मिक्सअप होते आते हैं पाकिस्तान की तरफ से, वो ISI के क्लियरेंस के बगैर आ नहीं सकते। ये हिंदुस्तान की तरह तो है नहीं कि कोई भी फ्रीली मूव कर ले, बाहर जाके कुछ भी क्रिटिसिज्म कर ले और आराम से वापस आके उसके बाद फिर यहाँ पे बैठ के भी बात करता रहे। यहाँ तो जो लोग भी जाके पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं बाहर, वो सारे के सारे बेचारे बाहर ही बैठे हैं और बाहर भी मार दिए जाते हैं करीमा बलोच की तरह। सर वैसे
ऐसे में आप बताइए कि हेल्थी डिस्कशन कैसे हो सकता है? खास तौर से जब आपके यहाँ सारा जो जी एक सर, ओके ओके। आपके यहाँ जो सारा जो मुल्ला मौलाना क्लास है, वो रोज गज़वाए हिंद चिल्लाता रहता है, और वो आपकी सुर्खियां बनता है हर वक्त आपकी टेलीविजन की, मीडिया की। तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि साहब इस तरह के एटमॉस्फेयर में एक कोई हेल्थी बातचीत हो सकती है? बल्कि मैं सर तो आपकी तारीफ करता हूँ कि आप इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति को आप यूट्यूब पे जगह दे रहे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों को आप सेंसर नहीं करेंगे। नहीं नहीं सर, कोई सेंसर नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम तो डायलॉग की बात करते हैं। मुझे एक बात की समझ नहीं आई, आप जैसा पढ़ा लिखा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का हिस्सा रहने वाला बंदा, ऑथर, मतलब हम लोग कैसे होस्टेज बन सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल सर, आपने स्टैब्लिशमेंट की बात की जी, स्टैब्लिशमेंट मेरा ख्याल है कि भारत में बैठ के स्टैब्लिशमेंट को बहुत पॉलिटिसाइज किया जाता है डेलिब्रेटली। आपके वहां पे जो लोग हैं वो इसको डिस्कस करते हैं जस्ट जिस मलाइन करने के लिए। जी देखिए, आपके मुल्क में स्टैब्लिशमेंट नहीं है, अमेरिका में स्टैब्लिशमेंट नहीं है, पूरी दुनिया में स्टैब्लिशमेंट है। क्या आप नरेंद्र मोदी और बिपिन रावत और जो लोग हैं, ये स्टैब्लिशमेंट नहीं है? टॉप ब्यूरोक्रेसी आप बताएं, स्टैब्लिशमेंट किन्हें कहते हैं? इन्हीं लोगों को कहते हैं। आप हमारे मुल्क में जो एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री कूज हुए हैं, तो आप लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी वो स्टैब्लिशमेंट। यहाँ पे क्या हर बंदे को हक है, मैं अपनी मर्जी से बोलता हूँ, जो मर्जी बोलो, मुझे तो कोई नहीं रोकता। हाँ, प्रॉब्लम्स चैलेंजेस पूरी दुनिया में भाई। अमेरिका में उन्होंने ट्रम्प का ट्विटर हैंडल बंद कर दिया अगर कोई बंदा लाइन क्रॉस करता है रियासत के लिए। देखिए, दो चीजें होती हैं सर, एक होती है हुकूमत, गवर्नमेंट, और एक होती स्टेट। आपके अंदर लोग, हुकूमत को तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं वहां पे भी, लेकिन अगर आप स्टेट की एग्जिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, स्टेट के सिस्टम के बारे में बात करेंगे, और स्टेट को उसको ही रीड्रॉ करने की बात करेंगे, तो आपकी स्टैब्लिशमेंट खामोश नहीं होगी। ये याद रखिए, मोदी जी को जो बात करना, तनकीद करना आसान है, इमरान खान को तनकीद करना बहुत आसान है, ट्रंप को तनकीद करना आसान होगी, लेकिन अगर रियासत के स्ट्रक्चर के ऊपर आप आ जाएंगे तो वो तो बिल्कुल एक और चीज है। एक बात सर, दूसरा, शाहिद अफरीदी हो, आपने एक लफ्ज यूज किया बकवास। मेरा ख्याल है कि हमें हमें अपने लहजे धीमे रखने चाहिए। मैं इंडिया में 10,000 ऐसे लोगों को गिनवा सकता हूं जो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बोलते होंगे, लेकिन मैं किसी को इस तरह का लफ्ज नहीं बोलूंगा। मेरे लिए सारे ऑनरेबल हैं, बड़े हैं, सीनियर हैं। मेरा ख्याल है कि हम यहाँ पे बैठ के, या आप जैसे लोग जिनकी पूरी उम्र गुजरी है, आपने भारत को बहुत कुछ दिया है सर, आपकी सर्विसेज है भारत के लिए, लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपके पैरोकार हैं इन टर्म्स ऑफ आइडियाज, इन टर्म्स ऑफ योर ग्रेट इंटेलेक्ट, लोग आपको सुनते, बोलते, पढ़ते हैं। सो मेरा ख्याल है कि हमें कभी भी वो दामन नहीं छोड़ना चाहिए, वो थ्रेशोल्ड नहीं क्रॉस करनी चाहिए। क्या भारत में शोएब अख्तर ने कुछ कहा, शाहिद अफरीदी ने कहा, तो क्रिकेट बंद हो जाएगी? क्रिकेट इस वजह से तो नहीं बंद ना सर, वो तो एक इंडिविजुअल बंदा है, रिटायर्ड होके किसी ने कुछ कह दिया तो उसकी अपनी मर्जी है यार। भारत में 50 लोग सरकार में बैठ के पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं? तो ये तो अगर हमने, क्योंकि भारत में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जिनको मैं जानता हूँ, और पाकिस्तान में भी हैं, वो कहते हैं कि क्या हमने इन एलिमेंट्स का होस्टेज बनना है, या हमने एक प्रोग्रेसिव थॉट रखते हैं? इट डिपेंड्स ऑन द पीपल। और आप जैसे सर हाई क्लास इंटेलेक्चुअल्स जो कि सिस्टम के, सोसाइटी को डायरेक्शन देते हैं सर, मेरा ख्याल है कि हमें जो बात करनी चाहिए, मेरी जाती राय है, यू आर इंटाइटल्ड टू सर आप योर ओपिनियन, हमें थोड़ा और डायरेक्शन में एक रास्ता दिखाना चाहिए, एक रोशनी देनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं, कल नहीं, परसों, आज पाकिस्तान थोड़ा इकोनॉमिकली वीक है, भारत ये समझता है कि अभी इनसे जरा बात नहीं करनी, जरा टाइट रखो, क्योंकि ये ग्लोबली थोड़ा वो आइसोलेशन की तरफ हमें लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, या दहशतगर्दी है। तो सर हालात इस तरह नहीं रहते। ये तो अभी इंडिया में पॉपुलेशन बड़ी, ग्लोबलाइजेशन आई, मार्केट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी ने भारत को ग्लोबल स्टेचर दे दिया। 25 साल पहले क्या था? ग्लोबलाइजेशन से पहले वही लेबर, वही चीजें थी। सो कल को चीजें ओवरकम हो सकती हैं। सो मेरा ख्याल है कि अगर आप ओवर एस्टिमेट करेंगे, कल हम करेंगे, तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। मेरी एक अदना सी, एक छोटी सी, एक एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री ये राय है सर। तो चलिए सर, ये तो हो गई सर। आखिरी मैंने तो इसलिए कहा, आपने तो खिलाड़ियों की और फिल्म स्टारों की बात की थी, तो मैंने आपको उन्हीं के एग्जाम्पल दे दिए। आप कहते, तो मैं फिल्म स्टारों को भी एग्जाम्पल दे दूंगा। जब ये फिल्म स्टार जो काम कर रहे हैं इस वक्त, इंडस्ट्री में काम कर रहे थे बॉलीवुड में, उन्होंने आके ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे दिए, तो वो कैसे उनको उनके साथ में काम किया जा सकता है?
आफ्टर ऑल जब इस तरह की बात हुई और मुद्दे यहाँ तक पहुंच गए कि तलवारें आपस में खिंच गई, तो उसे सोसाइटी कैसे अछूती रह सकती है? ये तो मेरे ख्याल से हम ऐसी कल्पना नहीं कर सकते कि सोसाइटी उससे अछूती रह जाएगी। सर ठीक है सर, ठीक है, एज यू फील, एज यू हैव अ वेरी ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल व्यूज। सर आखिरी सवाल अब आपसे करना है, एंड नॉर्मली मैं वैसे ये करता नहीं क्योंकि मैं खुद भी इंडियन मीडिया पे आता हूँ, मतलब ये कभी मेरे ज़हन में इस तरह सवाल आया भी नहीं है। सर पाकिस्तान में भी मीडिया है और बड़ा वाइब्रेंट मीडिया है, बहुत बोलते हैं रियासत के बारे में, आप में भी अंदर भी बहुत वाइब्रेंट मीडिया है। सर डू यू बिलीव कि इंडिया पाकिस्तान का जो मीडिया है, इज इट अ फोर्स फॉर गुड और इज इट अ बैड फोर्स? क्योंकि बहुत सारी जगहों पे तो ऐसा हुआ है, हमें महसूस हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल सुषमा स्वराज जी लास्ट टाइम पाकिस्तान जब आना चाहती थी, सुषमा स्वराज साहबा जो आपकी फॉरेन मिनिस्टर थी, बड़ी इंटेलिजेंट फॉरेन मिनिस्टर थी, वो जब पाकिस्तान आना चाहती थी तो मीडिया ने कह दिया ओ जी एलओसी पे ये हो गया तो आप ना जाएं, ये ना हो वो ना हो। तो मीडिया जो सरकार है भारत में, वो मीडिया के अंडर प्रेशर है व्हेन इट कम्स टू हॉकिशनेस और व्हेन इट कम्स टू बी हॉक ऑन पाकिस्तान, या आप समझते हैं कि मीडिया इज अ फोर्स फॉर गुड इन 21st सेंचुरी? सर देखिए, मीडिया तो टीआरपी चेस करती है। हाँ और मीडिया का टीआरपी जो चलता है, उनका जो टीआरपी हंटिंग है, वो ठीक है, एक लिमिट तक चलती है, फिर काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है। अगर वो काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होती तो लोग हमारी और आपकी यूट्यूब चैनल नहीं देख रहे होते। आज आप अगर उठा के देखें तो आप पाएंगे कि there are more people watching YouTube channels and dialogues and discussions of the kind that we are doing than looking at the regular mainstream media. तो रेगुलर मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपनी क्रेडिबिलिटी में बहुत कमी लाई है, और इट इज़ अ ग्लोबल फिनोमिनन। हम देख सकते हैं इवन इन द वेस्ट, इन द यूनाइटेड स्टेट्स, एवरीवेयर the mainstream media has suffered, definitely suffered a loss of credibility. वो बात तो आपके सही है। तो इसीलिए मैं ये नहीं मानता कि people like नरेंद्र मोदी who are their own, they have their own thinking and they have very clear thinking, बहुत clarity है उनकी thinking में, तो they do not get influenced by these media tropes. In fact बहुत सारी चीज़ें तो मीडिया उनसे लेके चलता है। अगर आप देखें उनका ट्विटर हैंडल है, he doesn't talk to media directly, if you've noticed, but then his messages are very clear to the public and to the media. और अगर इतना ही मीडिया से वो घबराते होते तो वो बीच में नवाज शरीफ साहब के यहाँ रुक के और उनकी शादी में नहीं चले गए होते। तो ये तो फिर उसमें जाएंगे तो फिर वही इश्यूज आ जाएंगे। मैं कहूँगा कि ऐसा हुआ आपके यहाँ से, तो फिर उसका रिएक्शन हुआ, तो वो सारी चीज़ें, उसकी तो पूरी एक हिस्ट्री है ही। तो इसलिए मैं ये नहीं लगता मुझे, आई डोंट थिंक दैट नरेंद्र मोदी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द hawkishness of the media. There's so many things that I can cite where he has not really given so much of importance to the dominant media narrative. और वैसे भी हमारे यहाँ मीडिया जो डोमिनेंट मीडिया है वो लेफ्टिस्ट मीडिया है। जो डोमिनेंट मीडिया नैरेटिव है वो लेफ्टिस्ट मीडिया का है, और लेफ्टिस्ट मीडिया इज, एज फार एज इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस आर कंसर्न, इट इज नॉट रियली हॉकिश। वो तो वो अमन की आशा वाले बंदे हैं। वो तो इनफैक्ट जो ऑल्टरनेटिव मीडिया खड़ा हुआ है जो जयपुर डायलॉग्स जैसा, वो तो उनके मुखालफत में खड़ा हुआ है, उनके साथ में नहीं है वो। Because we think that they have been running the narrative for far too long, and it is a time that the narrative got corrected. तो इसलिए ये जो आपकी बात है, ये इसमें कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है, but overall I don't think that is the case. आपने कहा ना कि नरेंद्र मोदी is not by the hawkishness of Indian media, तो मैंने कहा ये तो नहीं है कि Indian media is influenced by the hawkishness of Prime Minister नरेंद्र मोदी। वो तो देखिए, आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आप, आई वुड नॉट कॉल हिम अ हॉक, आई वुड कॉल हिम अ रियलिस्ट इन द सेंस, बिकॉज फॉर फार टू लॉन्ग, ये तो अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू माय बुक, बिकॉज जो भी मैंने लिखा है इट्स ऑल रेफरेंस्ड, एवरीथिंग इज रेफरेंस्ड।
everything is referenced, everything is based on facts. And I've taken facts from almost every source, even the so-called leftist source. सब जगह से source लेके वो लिखा हुआ है मैंने, जो भी बनाया उसका पूरा. तो मेरा ये मानना है कि for far too long जो हमारा जो इंडियन नैरेटिव था वो it was far too non-assertive. It was not assertive enough. कुछ जो चीजें उन्होंने चूज की थी अपने फॉरेन पॉलिसी में, नॉन अलाइनमेंट जैसे चूज किया था, इस तरह की जो चीजें चूज की थी, उसकी वजह से they preferred to remain non-assertive, which I think was actually a mistake, because it is the sovereign right of every country to assert its national interest. और उस नेशनल इंटरेस्ट को अगर आप असर्ट नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि भाई आप नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. बिल्कुल. So to the extent that he asserts the national interests of India, I think it's a very welcome change. Tell you, sir, it's definitely for every politician and for every statesman, it's necessary to follow the national interest, to promote, to maximize the national interest is really the job he has to do, and for what he has been elected, definitely. But sir, we all wish you all the best for the Indian people. और सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने हमें डिफरेंट थैंक यू कमर साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. आपने बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दिए, बड़ी समझ आई कि भारत इस वक्त किस डायरेक्शन में जा रहा है और क्या चल रहा है. तो सर आपका जो जयपुर डायलॉग्स का सिस्टम है, जो फ्रेमवर्क ऑपरेटर्स है या जो प्लेटफॉर्म है, ये भी बहुत अच्छा है. इट्स गुड एकेडमिक. तो इंशाल्लाह सर आपसे रब्ता रहेगा और आपको सर कभी कभी जो है वो तकलीफ देते रहेंगे और आपके I would be delighted to be back here. Sir, thank you so much.